नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। मैं हूँ सीए जितेंद्र शाह और हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग। अब तक हमने जर्नल सीखा, ठीक है, और जर्नल विद जीएसटी भी सीखा। पिछले क्लास में हमने जीएसटी का अकाउंटिंग कैसे करना है जर्नल में, उसके ऊपर जो आईसीआई का जो क्वेश्चंस है आपके बुक में, हमने वो भी प्रैक्टिस किया था। आज इस क्लास में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जर्नल जो है चैप्टर 2 का यूनिट 1 वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये आपके बुक पे पेज नंबर 241 पर है, ठीक है। चैप्टर 2 का पेज नंबर 41 पर है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। जर्नल कैसे पास करना है ये देखते हैं। तो पढ़िए, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन अ जर्नल। तो हमें जर्नल करना है एज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच। ऊपर में ही लिख दिया ना, तो ये तीनों के लिए है, ठीक है। तीनों में ये सेम ही परसेंटेज रहेगा जीएसटी का, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। आप प्रॉपरली पूरा फॉर्मेट बनाइए फिर कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली एंट्री समझाता हूँ, ठीक है। अगर मैं भी पूरा फॉर्मेट बनाने लग जाऊँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इतना तो आपको फॉर्मेट बनाने आ ही चुका है, ठीक है। हमने वो सीखा ही था। तो अभी जर्नल कैसे पास करना है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे अभी, ठीक है। तो आपने बना लिया फॉर्मेट, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा है। पहला ट्रांजेक्शन क्या है। पहला है सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 रुपीज लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। यानी लिस्ट प्राइस कितना है 50,000, यानी एमआरपी है। इस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट होगा। ध्यान दीजिएगा, ट्रेड डिस्काउंट जो है, ठीक है, ये कैलकुलेट तो होता है लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग नहीं होता ट्रेड डिस्काउंट का, ठीक है। तो देखिए, सेल किया जा रहा है, कैश में सेल किया नहीं बताया, बैंक में पैसा आया नहीं बताया, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि क्रेडिट से सेल हुआ है, तो डेटर अराइज होगा, एसेट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मुकेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट और साथ में जीएसटी कलेक्ट होगा, ठीक है। सेल के साथ जीएसटी कलेक्ट होता है, आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर नंबर 1 में मुकेश अकाउंट, मुकेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। साथ में लिख लीजिए आउटपुट जीएसटी कलेक्ट भी किया है 6% का, ठीक है। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए सेल अमाउंट में क्या आता है। सेल अमाउंट में आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाला जो अमाउंट आता है बट विदाउट जीएसटी, ठीक है, वो आता है। तो यहाँ लिखेंगे लीस्ट प्राइस तो 50,000 है, ठीक है। इसमें से 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 80% ना। तो 80% हमें लेना है। ध्यान दीजिएगा, सेल अमाउंट जो होता है ना वहाँ पर जीएसटी अमाउंट के साथ नहीं आता, वो अलग से आता है, ठीक है। नीचे लिख रखा है ना आउटपुट जीएसटी अमाउंट, वहाँ आएगा जीएसटी वाला। सेल्स में सिर्फ नॉर्मल अमाउंट आएगा विदाउट जीएसटी। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका टोटल 40,000 रुपीज़, ठीक है। 40,000 का सेल अमाउंट। अब ये जो 40,000 का जो अमाउंट है इस पर निकलेगा आपका जीएसटी 6%, ठीक है। जो इनवॉइस वैल्यू है 40,000 ही आपका इनवॉइस वैल्यू है ना, इस पर निकलता है, ठीक है। लीज प्राइस पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया जाता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लीज प्राइस पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये 40,000 कितना आएगा, 40,000 पर 6%, तो ये 2,400 आएगा, ठीक है। 2,400। तो मुकेश से कलेक्ट कितना करना है, 40,000 सेल का कलेक्ट करना है और जीएसटी का भी 2400 और 2400, 2,400 प्लस 2,400 ये कलेक्ट करना है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐड करने पर 44,800। आप भी साथ साथ कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए, ठीक है। समझ में आया। नरेशन आप लिख सकते हैं, इतना तो आप सीख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। आपने इस क्वेश्चन में स्टार लगा दीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है ना इसमें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों साथ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या लिखा है। सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,00,000 रुपया लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो इनवॉइस वैल्यू कितना आएगा, इस पर ना 20% माइनस कर देंगे ना, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 80,000 रुपीज़ का इनवॉइस वैल्यू आएगा। इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको 6% का 6% का जीएसटी लगाना है, ठीक है। तो पहले हम वर्किंग नोट समझते हैं, इसका कैलकुलेशन समझेंगे तब एंट्री अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो लिखिए
वर्किंग नोट आप फॉर्मेट के लास्ट में करेंगे, ठीक है, जो जर्नल का फॉर्मेट बनाया होगा ना उसके लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, यह आपका 1,00,000 रुपीज़ है, ठीक है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%। तो 20% कितना आएगा, 1,00,000 पर होगा 20,000 रुपीज़ माइनस कर दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कितना बचता है 80,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपका सेल वैल्यू है, आपने सेल किया है ना, तो ये आपका सेल वैल्यू है, ठीक है। तो सेल में ये जाएगा, ये जो है सेल अकाउंट में जाएगा, ठीक है, सेल्स अकाउंट में। और ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ये अकाउंट नहीं होता है, नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड, इसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इस पर आप करेंगे, पढ़िए क्या लिखा है, साथ में ना ध्यान से दीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर 5% कैश डिस्काउंट भी मिला है आपको। 5% कैश डिस्काउंट क्यों मिला होगा, इसका मतलब जो है आपको पेमेंट मिल चुका होगा, है ना, ये कैश सेल हुआ है, ठीक है। देखिए अलग से लिखा है, यहाँ पे हिंट है, यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे क्रेडिट सेल हुआ है, जबकि आगे पढ़ के देखिए 5% कैश डिस्काउंट। तो हमने पढ़ा था ना कैश डिस्काउंट क्यों होता है, कैश डिस्काउंट क्विक पेमेंट के लिए, इमीडिएट पेमेंट के लिए होता है ना। तो आपने 5% का कैश डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब आपको पेमेंट मिला होगा पूरा। तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि पूरा पैसा मिला है, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट सेल नहीं है, यहाँ पर कैश में सेल है, ठीक है। तो 5% का कैश डिस्काउंट भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट पहले माइनस कर दीजिए, पहले क्या करते हैं, पहले क्रेडिट डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो लेस कीजिए कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 5%, ठीक है। 5% किसको निकालेंगे, तो आप निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको मैं लाल पेन से लिखता हूँ। लीस्ट प्राइस पर कैश डिस्काउंट नहीं निकाला जाता, हमने देखा था पहले क्लास में, ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने देखा है। इनवॉइस प्राइस जो है ना सेल वैल्यू, इस पर निकलेगा 5%, ठीक है, कैश डिस्काउंट। तो ये 80,000 का 5% कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 4,000 रुपया, 4,000 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। इसको माइनस कीजिए, तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 76,000 रुपीज़, ठीक है। इतना आपको सेल से मिलना चाहिए आफ्टर कैश डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप जीएसटी भी तो कलेक्ट करेंगे ना, तो जीएसटी कितना था, 6% था, याद है। तो ऐड कीजिए, इन यहाँ पर आउटपुट होगा, ठीक है, आउटपुट CGST एट 6% और आउटपुट SGST एट 6%, आउटपुट CGST एट 6%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ICA ने क्या किया है, यहाँ पर ये 80,000 है ना, इस पर निकाला हुआ है 6%, ठीक है, यानी इसी पर ये निकाला हुआ है और इसी पर ये निकाला हुआ है, ठीक है, इंटू 6%, इंटू 6%, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 80,000 का 6% ऐड कर दीजिए, तो ये है 4,800 रुपीज़, ठीक है, 4,800 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितना आपको रिसीव हो चुका है आफ्टर कैश डिस्काउंट, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड कितना है, तो टोटल करके देखिए, आप भी कीजिए साथ साथ कैलकुलेशन। आप जब साथ साथ दिमाग चलाएंगे, आप भी करेंगे ना, तब जाके अच्छे से समझ में भी आएगा, दिमाग साथ साथ चलता है ना तब अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो 85,600 रुपीज़ आपको मिल गया है, ठीक है। तो ये जो मिला है आपका बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट। ये जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया, ये आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, आया बात समझ, ठीक है। तो चलिए एंट्री करते हैं इसमें हम। और यहाँ पे देखिए ये जो डिस्काउंट है ना, ये वाला 4,000 का, इसका अकाउंटिंग होता है, ठीक है, इट इज़ अकाउंटेड, लिख लीजिए यहाँ पर। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटिंग नहीं होता है, कैश डिस्काउंट का तो होता ही है, ठीक है। तो लिखेंगे एंट्री, तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना आया, 85,600 रुपीज़ आया, ठीक है।
आपने कैश डिस्काउंट भी तो दिया था ना, तो डिस्काउंट अलाउ किया है तो आपका लॉस है, लॉस को करेंगे डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। डेबिट करेंगे, कितना था, 4,000 रुपया, देखिए ये रहा 4,000 है ना, 4,000 रुपीज़, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने सेल भी तो किया है ना, सेल करके पैसा आया है, तो सेल्स में कितना लिखेंगे, सेल्स अकाउंट में विदाउट जीएसटी वाला अमाउंट आता है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये कितना है, ये है 80,000 रुपीज़, ठीक है, देखिए यहाँ लिख रखा है, ठीक है। फिर आपने जीएसटी कलेक्ट किया है 2 ठो, आउटपुट जीएसटी है ना, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। कितना कितना है, 4,800, 4,800, दोनों तरफ टोटल करके देखिए कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। डेबिट साइड में टोटल कितना है, 85,600 प्लस 4,000, तो ये आया 89,600, और क्रेडिट साइड में भी 89,600, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन ट्रांजेक्शन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, पढ़िएगा। सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लीस्ट प्राइस ऑफ 1,50,000 रुपीज़, ये लीस्ट प्राइस है, एमआरपी है, ठीक है। लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे लेकिन अकाउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। आउट ऑफ अमाउंट ड्यू, ध्यान से पढ़िएगा, आउट ऑफ अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, ठीक है। आउट ऑफ विच, जिसमें से, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव बाई चेक, यानी कि जितना मिला, कितना मिला, 60% मिला, उस 60% में से 3/4 जो है चेक से मिला है, यानी 1/4 कैश में मिला होगा, ठीक है। आ रहा बात समझ, ठीक है। चलिए तो हम इसको देखते हैं। नंबर 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1.5 लाख का है, ठीक है। तो लिखिए पहले वर्किंग नोट लिखिए साथ में, लिखिए यहाँ पर वर्किंग नोट में, पहले वर्किंग नोट आप लास्ट में लिखेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। लिखिए लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है 1.5 लाख रुपया, ठीक है। 1,50,000 रुपीज़ है लिस्ट प्राइस, ठीक है। इसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो 1,50,000 रुपीज़ का 20% कितना होता है, तो 1,50,000 का 20% होता है 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसको माइनस कीजिए, तो माइनस करके आपका सेल भी सेल वैल्यू निकलेगा जो कि सेल अकाउंट में जाता है, ठीक है, सेल वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए ऊपर में ही लिख दिया था ना, 6% का जीएसटी भी है, उसको भूलिएगा मत, ठीक है, ऊपर में ही लिखा था, देखिए भले इस लाइन में ना लिखा हो, ऊपर ही लिख दिया था पहले से ही, तो इसको मत भूलिएगा, ठीक है। तो 6% का जीएसटी ऐड कर दीजिए अब, ठीक है। ऐड आउटपुट जीएसटी, ऐड आउटपुट जीएसटी, सीजीएसटी अलग रहेगा 6%, ठीक है, इंटू 1,20,000 रुपीज़, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में, और आउटपुट एस जी एस टी, ठीक है, ये भी 6% रहेगा, 6% रहेगा 1,20,000 रुपीज़ का, तो ये कितना आएगा, 1,20,000 इंटू 6% करेंगे तो 7,200 रुपीज़ आएगा, ठीक है, 7,200 रुपीज़। अब देखिए टोटल करके देखिए कितना है, कितना मिलना चाहिए, 1,20,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200, तो ये होता है कितना, 1,34,400, इतना मिलना चाहिए, ठीक है, इतना मिलना चाहिए अमाउंट रिसीवेबल, है ना। क्या लिखा था, 60% मिल चुका है, क्या लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है 60% अमाउंट आउट ऑफ अमाउंट ड्यू, मतलब कितना मिलने वाला है, उसमें से 60% मिल चुका है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर लेस, या फिर चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ये अमाउंट मिलना चाहिए था, इसमें से
60% रिसीव्ड है, ठीक है, 60% मिल चुका है, ठीक है, और बाकी का जो 40% है स्टिल रिसीवेबल, बाकी का 40% अभी भी मिलने वाला ही है, ठीक है। तो जो मिलने वाला है अभी भी डेटर बना रहेगा, ठीक है ना, सेल कर रहे हैं ना हम, क्या हम सेल कर रहे हैं इसमें, हाँ सेल कर रहे हैं, ठीक है, मुकेश को। तो जो 40,000 रुपीज़ स्टिल रिसीवेबल है ये मुकेश अकाउंट डेबिट करके डेटर के नाम पर अभी भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए कितना आता है, ये 1,34,400 इंटू 40% करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 53,760, ठीक है, 53,760 रुपीज़, ठीक है। और जो मिल चुका है तो फिर कितना मिला, तो ये 1,34,400 में से 60% मिल चुका है, ठीक है। तो देखिए कितना है ये, तो ये है आपका 80,640 रुपीज़, इतना मिल चुका है। उसमें लिखा था ना आउट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड 3/4 इज रिसीव बाय चेक, यानी कि इसका दो पार्ट बनाइए अब, ठीक है। एक तो बैंक अकाउंट में मिलेगा और बाकी जो 1/4 है वो ऑब्वियसली कैश में मिला होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे बैंक में कितना आएगा, तो 80,640 को 3/4 कर दीजिए, 3/4 कर दीजिए, ठीक है। और कैश में कितना आया होगा, 80,640, 80,640 को 1/4 कर दीजिए, ठीक है, तो मिल जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो डिवाइड बाई 4 × 3, तो ये बैंक में कितना आया, 480 रुपीज़, 480 रुपीज़, ठीक है। और कैश में कितना आया, 20,160 रुपीज़, ठीक है। ये समझ में आया, देख लीजिए एक बार कैसे हुआ है। तो चलिए इसका अब एंट्री करते हैं। तो देखिए ये जो सेल वैल्यू है ये आपका सेल्स अकाउंट में चला जाएगा, है ना, ये आपका जीएसटी अकाउंट में चला जाएगा, आउटपुट जीएसटी वाला, है ना। और जो मिल चुका है वो कैश या बैंक में, और जो मिलने वाला है वो डेटर अकाउंट में यानी मुकेश अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर एंट्री, तो लिखिए, चलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में कितना मिला, तो ये मिला 60,480 रुपीज़ मिला, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट कैश में भी मिला है, ठीक है, तो ये कितना मिला, ये मिला 20,160 रुपीज़, ठीक है, क्लियर। और जो मिलने वाला है ये वाला, ये डेटर में, ठीक है, यानी मुकेश अकाउंट में डेटर एसेट डेबिट होगा, ठीक है। तो लिखिए मुकेश अकाउंट डेबिट, तो कितना है ये है 53,760 रुपीज़, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। और सेल कितना किया है आपने, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा जो, तो ये आपने किया है 1,20,000 रुपीज़ का आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट तो करते हैं, मैनेज करते हैं, लेकिन क्या नहीं करते, अकाउंटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो सर किसका अकाउंटिंग करते हैं, अरे कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग करते हैं, भूल गए का है, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं करते, ठीक है, कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए 1,20,000, 1,20,000 सर अंग्रेजी में क्या होगा, अंग्रेजी में 1,20,000 रुपीज़, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आउटपुट जीएसटी भी कलेक्ट किया हुआ है, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना कितना है, 7,200 और 7,200, ठीक है। आप भी साथ साथ लिखिए, कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। और एक बार चेक कीजिए क्या डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल सेम है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। 60,480 प्लस 20160 प्लस 53,760, ये आया 1,34,400 डेबिट साइड वाला, और क्रेडिट साइड वाला भी चेक कर लीजिए, 1 लाख, एक मिनट, 60,480 प्लस 20160 प्लस 53,760, ये 1,34,400, और ये 1,20,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200, ठीक है, सेम आया, ठीक है। चलिए तो हमने अभी इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी कर लिया,
ठीक है, तो जो जो इलस्ट्रेशन था वो हमने कर लिया है। तो आगे देखते हैं। तो आगे अब आपका ना इसमें से यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 जो है बचा हुआ है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। ये एक आप खुद से ट्राई कीजिए, इसमें जो जो किया है ना वही चीज़ें मिलेगा आपको, ठीक है, कुछ नया नहीं मिलने वाला है। तो ये आप खुद से कीजिए, आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपका खुद का दिमाग भी चलेगा इसमें, ठीक है। जब हम खुद से दिमाग लगाते हैं ना कुछ चीज़ों में, तो हमारा प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा होता है, तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। तो चलिए, अब क्या रह गया है, तो अब रह गया है इसमें से, इस चैप्टर में से, अब देखिए चैप्टर खत्म ही हो गया, ठीक है। इसमें से रह गया है एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स रह गया है। तो हम ये करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा, पहले भी मैंने बताया था, ट्रू फॉल्स लिखना होता है विथ रीजन, ठीक है। सिर्फ ट्रू या सिर्फ फॉल्स नहीं लिखते, विथ रीजन लिखते हैं, क्योंकि एक ट्रू फॉल्स 2 मार्क्स का होता है पहला क्वेश्चन में ही, ठीक है, आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ रीजन के साथ लिखेंगे, तो रीजन तो आप खुद भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला पढ़ेंगे, पढ़िए क्या लिखा है। इन द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच यानी मॉडर्न अप्रोच, इक्विटी प्लस इक्विटी यानी कैपिटल, ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यहाँ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लिखा है, इक्वल्स टू फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स नहीं लिखना है, हमें ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है विथ रीजन, ठीक है। रीजन कुछ भी मत लिख दीजिएगा, ठीक है, सेंसिबल चीज़ें लिखना है, ठीक है, रीजन प्रॉपरली लिखना है, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसको पहले समझते हैं। हमने देखा था ना अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसा होता था, तो देखिए हमने सीखा था लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट, ये हमने देखा था ना। अब देखिए इसको थोड़ा एक्सपांड करके देखते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज़ जो है ना, इसको और एक्सपेंड करेंगे, तो हमने बेसिक ऑफ अकाउंटिंग जब सीखा था, उसके बाद हमने सीखा ना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें नॉन करेंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, करेंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, नॉन करेंट एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट क्या होता है, करेंट एसेट क्या होता है, हमने बताया था, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए लायबिलिटीज़ में 2 प्रकार का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज़, और एक होता है करेंट लायबिलिटीज़। तो इसको एक बार बाइफरकेट करके लिखिए, तो लायबिलिटीज़ को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस करेंट लायबिलिटीज़ लिख सकते हैं। तो लायबिलिटीज़ को हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, ठीक है, प्लस करेंट लायबिलिटीज़, ठीक है, करेंट लायबिलिटीज़। और कैपिटल को इक्विटी भी तो लिख ही सकते हैं ना, तो लिखिए इक्विटी इक्वल्स टू, एसेट को हम एक्सपेंड करके इसको हम लिख सकते हैं फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, ठीक है। ये क्या किया, बस हमने एक्सपेंड कर दिया है, उसके अंदर का क्लासिफिकेशन लिख दिया है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये वाला जो है ना, ठीक है, इसको करेंट लायबिलिटीज को उस साइड भेज दीजिए, इक्वल्स टू के दूसरे साइड में भेज दीजिए, ठीक है। ये जो इक्वल टू साइन है ना, इसके दूसरे साइड भेज दीजिए एक बार, तो क्या होगा, ये जो प्लस में है ना, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस में दे रखा है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इस साइड क्या बचेगा, इस साइड रहेगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज रहेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज रहेगा प्लस इक्विटी रहेगा, ठीक है। और उधर जब जाएगा तो फिक्स एसेट तो उधर जो है वो रहेगा ही, ठीक है, फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट, ठीक है, माइनस हो जाएगा आके, ठीक है, माइनस करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है, करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो देखिए एक बार इसको अच्छे से, इसको देखिए क्या आपको ये समझ में आया, इसको देखिए, और यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, इसको एक बार देखिए कि ये वही चीज़ है, ठीक है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इक्वल्स टू फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, ये वही है। इसका मतलब ये हमारा आंसर जो है ये ट्रू है, ठीक है, क्या है, ट्रू है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट वाले देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, इन द ट्रेडिशनल अप्रोच, क्या लिखा है, इन द ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर एन एंटिटी अ डेटर विल बी रिसीवर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स। तो देखिए जब सेल करते हैं, ठीक है,
तो डेटर को गुड्स तो रिसीव होता है, तो गुड्स का रिसीवर है, लेकिन आफ्टर सेल ऑफ गुड्स, सेल कर देने के बाद वो गिवर होगा ना, क्यों? क्योंकि वो पेमेंट करेगा, तो पेमेंट के लिए वो गिवर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, फॉर पेमेंट ये गिवर है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट स्टेट्स दैट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। रूल के हिसाब से हमने देखा था ना, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड, ठीक है, तो वो डेबिट होगा, क्रेडिट साइड नहीं होगा, डेबिट साइड जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ये होगा कि ये डेबिट साइड जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो जब फॉल्स होगा तभी रीजन बताना है और ट्रू होगा तभी रीजन बताना होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 में क्या लिखा है, जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो अ सब्सिडियरी बुक। क्या जर्नल प्रॉपर भी सब्सिडियरी बुक है? सोचिए, याद कीजिए, पहले क्लास हमने उसमें सीखा था ना, सब्सिडरी बुक में क्या क्या आता है। हमने देखा था सेल्स रिटर्न अकाउंट होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट होता है, परचेज बुक होता है, ठीक है, सेल्स बुक होता है ना, परचेज बुक सीखा था, सेल्स बुक सीखा था, परचेज रिटर्न बुक सीखा था, परचेज सेल्स रिटर्न बुक सीखा था, है ना। इसमें फिर लास्ट में सीखा ना जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन्स बाकी के सब्सिडरी बुक में नहीं आता, ठीक है, जो रेसिडुअल होता है ना, जो किसी में नहीं आता वो यहाँ आता, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर होता है, ठीक है। ये देखा था हमने, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर होता है, ठीक है। तो सब्सिडी जर्नल प्रॉपर भी सब्सिडरी बुक है, ठीक है, तो ये भी ट्रू है अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर है, ये हमने कहाँ लिख दिया, ऊपर आओ, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। एक बार रूल के हिसाब सोचिए, क्लियर में रूल याद है, सी फॉर कैपिटल, कैपिटल जब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, हमने सीखा था ना। और डिक्रीज भी कैसे करना, जनरली ड्राइंग से होता था ना। तो कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस नहीं होता, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये हमारा आंसर जो है फॉल्स है, ठीक है। इसका और अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब हम लेजर पढ़ेंगे, लेजर में हम सीखेंगे कि कैसे डेबिट बैलेंस होता है, कैसे क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो वहाँ सीखेंगे कैपिटल जो होता है उसका क्रेडिट बैलेंस आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, परचेस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। हाँ, एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस तो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, तो ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट पर ये क्या लिखा है, नेक्स्ट यहाँ लिखा है ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान सोचिए, पहले हमने बताया था, डिस्कस भी किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट जाता है, ठीक है। जितना भी नॉमिनल अकाउंट होता है, इनकम एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, याद आया, जितना भी इनकम रेवेन्यू एक्सपेंसेस लॉसेस गेन्स होता है ये सारा नॉमिनल अकाउंट होता है और ये जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। और रियल और पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट में जाता है, इसमें नहीं जाता, ठीक है। कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है, तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कंटेन्स ऑल द पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट तो होता है जैसे डेटर वगैरह हो गया है ना, लेकिन क्या नॉमिनल अकाउंट होता है? नहीं, नॉमिनल तो प्रॉफिट लॉस में जाता है, यहाँ रियल होता है, ठीक है। जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब रियल अकाउंट होता है ना। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में पर्सनल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल नहीं होता है, नॉमिनल प्रॉफिट लॉस में होता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। हाँ भाई हाँ, ये पर्सनल अकाउंट ही है, तो कई बार पढ़ा हमने, ठीक है। ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, तो ये आपका ट्रू है, ठीक है। फिर 10 में क्या लिखा है, जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो हाँ, हमने ये पढ़ा था कि जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही होता है, ठीक है, तो ये आपका ट्रू है, ठीक है। अब हम देखते हैं एमसीक्यू, और इसके बाद ये वाला यूनिट जो है चैप्टर 2 का यूनिट 1 ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब एमसीक्यू करते हैं, तो पढ़ेंगे एमसीक्यू नंबर 1। देखिए क्या लिखा है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिट टू। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? तो क्या एंट्री होता था जब रेंट पे करते थे? रेंट एक्सपेंस होता है ना, रेंट एक्सपेंस होता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है। और टू क्या करते हैं? टू क्योंकि पेमेंट हुआ है, टू कैश करते हैं या बैंक करते हैं, ठीक है। यहाँ लैंडलॉर्ड अकाउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेमेंट तो कर ही दिया ना। अगर लैंडलॉर्ड अकाउंट लिख देंगे तो फिर लाइबिलिटी दिखेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा कैश अकाउंट, ठीक है। फिर आगे पढ़िए क्या लिखा है,
इन केस ऑफ अ डेट बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर कुछ बैड डेट हो गया है तो अमाउंट क्रेडिट कहाँ होगा? देखिए डेबिट तो बैड डेट अकाउंट होगा, है ना। डेबिट किसको करेंगे? डेबिट करेंगे बैड डेट को, बैड डेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? जो डेटर था ना वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो वो करेंगे डेटर को, ठीक है। तो डेटर, ट्रेड रिसीवेबल को भी डेटर कहा जाता है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। तो आपका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। फिर आगे पढ़िए क्या लिखा है। ए लिमिटेड हैज़ अ 35,000 रुपीज़ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन। ए लिमिटेड जो है उसको मिलने वाला है मोहन से 35,000 रुपीज़, डेटर है, ठीक है, अकाउंट डेबिट हुआ होगा, ठीक है, ऑन जनवरी 22, ठीक है। मोहन मेक्स अ पार्सल पेमेंट ऑफ 21,000 रुपीज़। मोहन ने पेमेंट किया है, पूरा नहीं किया, 21,000 रुपीज़ पेमेंट किया है। तो उस डेट को जर्नल एंट्री क्या पास हुआ होगा? सोचिएगा, जर्नल एंट्री ये पास हुआ होगा कि आपके पास पैसा आया होगा, कैश मान लेते हैं, ठीक है, कैश आया होगा आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा 21,000 से, और उतने से जो डेटर है मोहन, उतना रिड्यूस हो जाएगा ना, तो डेटर को अकाउंट्स रिसीवेबल भी कहते हैं, ठीक है, या ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना से रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आंसर सही होगा? क्या कैश में क्रेडिट होगा? तो नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा। कैश में तो डेबिट होगा ना 21,000 का, कैश में डेबिट होगा तो हाँ होगा, लेकिन 14,000 से थोड़ी होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट टू द अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा ना 21,000 से, तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 4 में पढ़िए, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, हम आगे सीखेंगे, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस में तो नहीं है, वो इंटरमीडिएट में सीखेंगे आप, ठीक है। तो देखिए बता देता हूँ, बैलेंस शीट होता है, इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमने सीखा था ना, ये वाला एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये कौन से स्टेटमेंट में दिखता है? ठीक है, क्या ये इनकम स्टेटमेंट में दिखता है? नहीं, वहाँ पे इनकम एक्सपेंसेस रेवेन्यू वगैरह आता था, है ना। बैलेंस शीट में याद है, बैलेंस शीट में दिखता था एसेट लायबिलिटी कैपिटल, तो ये बैलेंस शीट आंसर होगा, ठीक है, बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए, विच अकाउंट इज द ऑड वन आउट। नंबर पढ़िए, नंबर 5, विच अकाउंट इज द ऑड वन आउट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता? तो देखिए, ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ये फिक्स एसेट है। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग्स, ये भी फिक्स एसेट है। इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, ये फिक्स एसेट नहीं, ये करंट एसेट है। तीनों में ये दोनों तो फिक्स एसेट है, तो एक ही ग्रुप का हो गया, ठीक है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन ये बेचारा बाहर का हो गया, इस ग्रुप के हिसाब से बाहर है, ठीक है, तो ये ऑड वन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द डेज रिटर्न ऑफ एसबेड इफ रिकवर सब्सिक्वेंटली। क्या लिखा है कि जो डेटर आपने बैड डेट क्रिएट कर दिया था, बाद में जब मिल जाएगा, याद कीजिए हमने इसके ऊपर जर्नल एंट्री भी किया था, जब मिल जाता है तो क्रेडिट किसको करते हैं? तो ध्यान दीजिए क्या करते थे हम, जब पैसा मिलता था तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, और क्रेडिट किसको करते हैं? तो ध्यान दीजिए वहाँ पर डेटर अकाउंट नहीं करते थे हम, ठीक है, क्योंकि हमने पहले हटा दिया था, तो हटाया हुआ चीज़ को कितने बार हटाओगे, तो और नेगेटिव एक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ लिखते थे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, वहाँ क्या होगा? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट होता है क्रेडिट, ठीक है, ठीक है, क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है ना। चलिए समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स। डबल एंट्री में दो अकाउंट अफेक्ट होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। फिर आगे पढ़िए क्या लिखा है, नंबर 8, अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू, ठीक है, क्रेडिट तो सेल होगा क्योंकि आपने सेल ऑफ गुड्स किया है, ठीक है। तो डेबिट क्या होगा? तो डेबिट क्या होगा यहाँ पर? राम अकाउंट होगा? नहीं, यहाँ पे कैश सेल किया आपने, राम अकाउंट लिख देंगे डेटर हो जाएगा, वो उधारी वाला में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट होगा, ठीक है, ठीक है, तो कैश अकाउंट हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है ना। तो चलिए, तो हमारा ये वाला यूनिट कंप्लीट हो चुका है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इन फ्री कंटेंट्स का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आगे हम सीखेंगे
लेजर, ठीक है, लेजर सीखेंगे, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।